में शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेद सुलझाने पर बनी थी सहमति। केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार केरल में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट, लेकिन 9 जून से आम लोगों को मिलेगा प्रवेश। महाराष्ट्र में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुली दुकानें। जम्मू कश्मीर में आज से सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू। एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के लिए बुकिंग शुरू की। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के चुनिंदा मार्गों पर बुकिंग जारी। 1 लाख से भी अधिक भारतीय 454 उड़ानों के जरिए अब तक लौटे स्वदेश। आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर मालदीव से आ रहा है भारत। कृषि सुधारों के लिए 2 अध्यादेश जारी। किसानों को पसंद के बाजार में उत्पादों को बेचने की मिली छूट। और भारत में कोविड-19 के 1,15,942 सक्रिय मामले, 1,14,072 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। दुनिया भर में कोविड-19 से 67 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित और करीब 4 लाख की मौत। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध दूर करने के लिए आज भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हो रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, जो लेह में स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडर हैं, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे हैं। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में मालदो में सीमाकर्मी बैठक स्थान पर हो रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारतीय पक्ष पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में यथास्थिति बहाल रखने पर जोर देगा, ताकि 5 मई को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद चीन की ओर से बनाए गए अस्थायी शिविरों को हटाते हुए तनाव में धीरे धीरे कमी लाई जा सके। पिछले महीने गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सैन्य नेतृत्व ने फैसला किया था कि भारतीय सेना पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी के सभी विवादित क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की आक्रामक मुद्रा से निपटने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण अपनाएगी। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। और इससे पहले कल भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें भारत की तरफ से संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया के नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगहो शामिल हुए। दोनों पक्षों ने वर्तमान घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। कल की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध और मौजूदा वैश्विक स्थिति में स्थिरता लाई जाए। दोनों पक्ष एक दूसरे की संवेदनाओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करेंगे। दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं बनने देने पर भी चर्चा हुई। हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, ये बातचीत शुरू हो गई है, ये बातचीत चल रही है। बहुत ही अहम बातचीत है, खासतौर पर जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सप्ताह में जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले हैं, उसके लिहाज से ये बातचीत काफ़ी अहम है। इस बारे में क्या कुछ और जानकारी निकल के आ रही है, खासतौर पर जो भारतीय पक्ष की चिंता है, भारतीय पक्ष अपनी बातों को किन चीज़ों पर फोकस करेगा और किन मुद्दों को ज़्यादा जोर शोर से उठाएगा? बातचीत में अगर भारतीय पक्ष की बात करें तो भारत क्लियरिटी में पूरा जो सिचुएशन एलएसी के जो समक्ष उत्पन्न हुआ है, वो सारी चीजें चाइना के सामने रखेगा। और जिन पॉइंट पे पेट्रोलिंग को लेकर जो एस्केलेशन हुए हैं, जो दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आई है, भारत का जो पूरी तरह से ये मानना है कि अप्रैल से पहले की जो स्टेटस को वाली स्थिति है वो होनी चाहिए। और यही स्थिति पूरी तरह से साफ तौर पर भारत जो है वो चीन के सामने रखना चाहता है।
बिल्कुल। और जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन की तरफ से जिस तरह की खबरें आई हैं और उसके बाद चीन के नज़रिए में भी काफ़ी कुछ, उसकी प्रतिक्रिया में भी बदलाव देखने को मिला है सुधीर पिछले कुछ हफ्तों में, तो क्या ये इससे उम्मीद बनती है कि, क्योंकि इस तरह का पहले भी होता रहा है कि ये जब बातचीत होगी तो जो दक्षिण एशिया में थोड़ा सा तनाव का माहौल बना है उसको दूर करने में ये बातचीत काफ़ी मददगार साबित हो सकती है? बिल्कुल लालचंद, देखिए दोनों देश हमेशा से ये मानते रहे हैं कि जो इस तरह के मुद्दे हैं वो बातचीत से सुलझाए जाए। एक क्लियर मैकेनिज्म है इसके लिए पूरी तरीके से। जिस तरह से दोनों देशों की जो टॉप लीडरशिप है, दो इनफॉर्मल समिट के जरिए दोनों सेनाओं को जो डायरेक्टिव दिए गए हैं उनके मद्देनजर काम किया जा रहा है लगातार साफ तौर पर। और दोनों ही सेनाओं को क्लियर डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगर पेट्रोलिंग के दौरान या सीमा पर किसी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो एक क्लियर मैकेनिज्म के जरिए पहले जो लोकल लेवल पे जो कमांडर्स लेवल है वो आपस में बातचीत करेंगे, मुद्दों को आपस तौर पर सुलझाएंगे, और अगर चीजें नहीं सुलझती हैं तो उससे आगे के स्तर पर वार्ता होगी। लेकिन लालचंद, इसके लिए एक पूरी क्लियर मैकेनिज्म है, उसी के अकॉर्डिंग बात हो रही है। और उम्मीद की जा रही है कि आज भारत जो है वो पूरी तरह से अपना पक्ष सामने रखेगा। और चाइना अगर कुछ चीजें सामने रखता भी है, सूत्रों के हवाले से एक चीज ये भी कही कि हो सकता है कि चाइना, क्योंकि बॉर्डर के भारत की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है जो उनको लेकर कुछ चीजें सामने रख सकता है, तो भारत का साफ तौर पर यह पक्ष है कि जो चीजें हो रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो भारतीय इलाके में है, और जो दोनों देशों के बीच संबंध है, जिस तरह के जो समझौते हैं उसमें जो क्लियर मेंशन चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। वायलेशन कुछ भी नहीं है, भारत ने किसी चीज का वायलेशन नहीं किया है। हम अपने इलाके में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्ट्रेटेजिकली अपनी चीजों को निर्माण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र, तो भारत ये पक्ष भी अपना पूरी तरह से सामने रखेगा और साफ तौर से ये चीज तक रखेगा कि जो स्टेटस को है सीमा पर एलएसी पर वो बहाल किया जाए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही पूछने वाला था सुधीर की जिस तरह से ये पूरे मामले की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत इस बात से हुई थी कि भारत अपने इलाके में जो वहाँ पर आधारभूत संरचनाएं हैं उसका निर्माण कर रहा था, चाहे वो सैन्य दिशा से भी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और वहाँ रहने वाले निवासियों के लिहाज से भी, तो भारत का जोर निश्चित तौर पर इस पर रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जुड़ने के लिए, नज़र बनाए रखिएगा, हम लगातार इस खबर पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट 8 जून को खोले जाएंगे, लेकिन उस दिन सिर्फ वहां की सफाई का काम होगा और परिसर को कीटाणु रहित किया जाएगा और 9 जून से आम लोग इन जगहों पर जा सकेंगे। इसके अलावा केरल सरकार ने केंद्र की ओर से जारी मानदंडों का पालन करते हुए कहा है कि 65 साल से अधिक आयु के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना चाहिए। मास्क का उपयोग, साबुन के साथ हैंड वॉशिंग, जहां भी संभव हो सैनिटाइजर का उपयोग, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, तापमान की थर्मल जांच, रजिस्टरों का रखरखाव और अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा राज्य सरकार ने अपने दिशा निर्देश में कहा है। उधर महाराष्ट्र में अनलॉक फेज 1 के दूसरे चरण के तहत कुछ और छूट मिल गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र के तहत आने वाले शहर के लोग एक दूसरे के क्षेत्र में बिना किसी पाबंदी के आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले सिर्फ जरूरी सेवाओं और इमरजेंसी ट्रैवल पास के आधार पर ही ये इजाजत थी। इसके अलावा ऑड इवन फॉर्मूले से दुकानें भी खुल गई हैं, जिसमें दुकानदार सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। हालांकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने, बाजार में भीड़ ना होने देने और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइंस को 30 जून तक फॉलो करना होगा। इसके तहत 30 जून तक एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानें और दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जा सकेंगी। गार्डन और ओपन जिम खोलने को भी मंजूरी मिली है। हालांकि लोगों को 2 गज की दूरी के नियम को फॉलो करना होगा। वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आज से सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी सभी कार्य दिवसों में नियमित आधार पर
कार्यालय में उपस्थित होंगी। इस संबंध में जारी सरकारी अध्यादेश के अनुसार जिन कर्मचारियों को अधिक जोखिम है, यानी पुराने कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और जिन कर्मचारियों का इलाज चल रहा है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही प्रबंधन से जहां तक संभव हो पाए कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सुविधा प्रदान करने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही आदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी एसओपी में निर्धारित सभी उपायों का हर समय पालन करने पर भी जोर दिया गया है। इस बीच सऊदी अरब सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए हज यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज यात्रा 2020 के लिए जमा कराए गए पैसों को वापस करने का फैसला लिया है। हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मकसूद अहमद खान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस साल यानी हज 2020 के लिए सऊदी अरब सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इसे रद्द करने का फैसला लिया है। इसलिए भारत से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक सभी यात्रियों के जमा कराए गए पैसे को वापस करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने हज यात्रियों से अनुरोध किया है कि कमेटी के वेबसाइट पर यात्रा रद्द करने संबंधी एक आवेदन पत्र अपलोड किया गया है। इस फॉर्म को भरने के बाद यात्रियों के अकाउंट में सीधे पैसा वापस कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े 2 अध्यादेश शुक्रवार को अधिसूचित कर दिए। ये अध्यादेश किसानों को मुक्त व्यापार में मदद करने और उनकी उपज का बेहतर कीमत दिलाने से जुड़े हुए हैं। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों और ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के लिए भारत के राष्ट्रपति ने इन अध्यादेशों को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को अधिसूचित किया। इसका लक्ष्य किसानों को राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में अपनी पसंद के बाजार में कृषि उपज को बेचने की छूट देना है। वहीं एक अन्य अध्यादेश मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अध्यादेश 2020 किसानों को प्रसंस्करण इकाइयों, थोक व्यापारियों, बड़ी खुदरा कंपनियों और निर्यातकों के साथ पहले से तय कीमतों पर समझौते की छूट देगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन सुधारों को सफल तरीके से लागू करने में सहयोग करने के लिए कहा है। उन्होंने नए सुधारों के परिवेश में कृषि क्षेत्र के विकास और वृद्धि में उनके लगातार समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने का विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा समेत तमाम स्थगित परीक्षाओं और आगामी परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 अब 4 अक्टूबर को आयोजित होगी। पहले ये परीक्षा 31 मई को आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष साक्षात्कार आगामी 20 जुलाई से दोबारा शुरू हो जाएंगे। यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा के अलावा भी कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। नया कैलेंडर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त वेद मारवाह का शुक्रवार को गोवा में निधन हो गया। वो 87 वर्ष के थे। मारवाह 1985 से 1988 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त रहे और उन्होंने 1988 से 1990 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के तीसरे महानिदेशक के तौर पर भी सेवाएं दी। वो मणिपुर, झारखंड एवं मिजोरम के राज्यपाल भी रहे। गोवा के डीजीपी ने ट्वीट के जरिए उनके निधन पर दुख जताया है और कहा कि वो पुलिस बल के महान नेता थे। वेद मारवाह ने चुनौतियों के समय पुलिस बल का नेतृत्व किया और 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनके परिवार के साथ डीजीपी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। और अब बात कोविड के मामलों की। भारत में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति अब आपको हम बता दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक भारत में अब संक्रमण के कुल सक्रिय मामले हैं 1,15,942। तो ये हैं कुल सक्रिय मामले जो कि भारत में इस वक्त कोविड-19 के हैं। और वहीं अगर स्वस्थ हो चुके मरीजों की बात करें तो जो आंकड़े हैं वो बढ़कर 1,14,072 हो चुके हैं।
यानी ये सभी संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 6,642 लोगों की कोविड-19 से भारत में मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की लगातार लोगों से अपील है कि वो लॉकडाउन में दी गई ढील के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से जरूर पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे रोज अपडेट करें। इसके अलावा मास्क पहने बिना घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत एयर इंडिया ने अमेरिका और ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों के लिए विमानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों की तरफ से काफी मांग बढ़ गई और पहले 2 घंटे के अंदर ही इसकी वेबसाइट को करोड़ों लोगों ने देखा। एयर इंडिया ने शुक्रवार की शाम 5 बजे बुकिंग शुरू की थी। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के दौरान 10 जून से 1 जुलाई के बीच यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए करीब 300 उड़ानें संचालित करेगा। अभी तक इस मिशन के जरिए 454 उड़ानों से 1 लाख से भी अधिक भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। इस बीच INS जलाश्व माले से भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के रास्ते में है और ये जहाज कल तूतीकोरिन पहुंचेगा। इस जहाज में 700 भारतीय नागरिक सवार हैं। माले में भारतीय उच्चायोग मालदीव के अधिकारियों के सहयोग से प्रवासी भारतीयों की वापसी के कार्य का समन्वय कर रहा है। नौसेना की ओर से चलाए जा रहे समुद्र सेतु अभियान के तहत INS जलाश्व और INS मगर ने 1,500 प्रवासी भारतीयों को पिछले महीने स्वदेश पहुंचाया था। और कोरोना के खिलाफ सतर्कता एक बहुत ही बड़ा हथियार है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी और व्यापार मंडल लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। सरकार के अनलॉक में छूट दिए जाने के बाद धीरे धीरे व्यापारी अपनी दुकानें खोलने लगे हैं और इसी के बाद बागेश्वर में व्यापार मंडल और रेड क्रॉस के सदस्यों ने व्यापारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। बागेश्वर जिले में महानगरों से अभी तक 24,312 प्रवासी आ चुके हैं। इनमें से 17,990 लोगों ने 14 दिनों का संस्थागत और होम क्वारंटीन पूरा कर लिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन कराना हो या फिर लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाना, रेड क्रॉस की टीम पूरी तत्परता के साथ इस काम को कर रही है। क्रॉस की मदद से हम लोग सबका टेम्परेचर ले रहे हैं। अगर किसी का हमको टेम्परेचर गलत दिखेगा तो हम उसका मेडिकल इलाज भी करवाएंगे। और कोरोना महामारी के दौरान कई लोग सामने आए हैं जो नेक काम करने में जुटे हैं। इनमें से कुछ ने फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा बनकर अपनी भूमिका निभाई है, जबकि कुछ पर्दे के पीछे से मानवता ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी आए संकट में उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में जब इंसान घरों में दुबके तो हजारों बेजुबान पशु पक्षी भोजन के लिए दर बदर भटक रहे थे। ऐसे में सोलन की एहसास संस्था के लोगों ने इन बेजुबानों की भूख मिटाने का बीड़ा उठाया। संस्था के इस काम में अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया। संस्था के अध्यक्ष श्वेता डोभाल के मुताबिक इस दौरान उन्हें मुश्किलें भी आईं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इस कार्य के लिए अनुमति देकर उनकी अधिकांश मुश्किलों को हल कर दिया। हमने सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस मुश्किल के दौर में सारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, चाहे वो डॉग है, चाहे काऊ है, चाहे बुल है, और अब तो मंकीज भी जो शहरी उसमें रह रहे हैं क्षेत्रों में, वो हमारे ऊपर काफी डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो हमने तब सोचा कि हमें इनको फीड करना है। संस्था के सदस्य मनमीत सिंह के मुताबिक कोरोना काल में संस्था की ओर से हर रोज विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बेजुबानों को खाना परोसा गया। लॉकडाउन के दौरान जो फीडिंग करी है, इसमें हमने लगभग 200 प्लस डॉग्स और 25 प्लस काउज और मंकीज को इनको हम फीड करते थे रेगुलरली। उनको तसल्ली मिलती है कि हम बेजुबानों के लिए, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाता है। अन्य स्थानों की तरह सोलन की गुरुद्वारा सिंह सभा भी कोरोना काल में पीड़ित मानवता, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर मैदान में डटी रही। सभा के प्रधान अमरप्रीत सिंह के मुताबिक इस दौरान न केवल प्रवासी मजदूरों बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस जवानों जैसे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं के लिए भी सभा ने भोजन और चाय पानी का प्रबंध किया।
आने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था, जो हमारे गुरु नानक देव जी का चलाया वो लंगर 20 रुपए का लंगर था, वो आज तक वो खत्म नहीं हो रहा है। और गुरु नानक देव जी के बताए हुए लंगर सेवा भाव की जो भावना है उसको बढ़ाते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा सपरूम द्वारा ये लंगर चलाया गया। बहरहाल कोरोना जैसे संकट ने ये एहसास दिला दिया है कि ये चकाचौंध भरी दुनिया सिर्फ दिखावटी है। कोरोना के डर ने लोगों को घरों की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया है और ये चकाचौंध किसी काम नहीं आ सकी। सोलन से लक्ष्मीदत्त शर्मा की रिपोर्ट के साथ तारिक राठौर, डीडी न्यूज शिमला। अगली खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विभिन्न देशों की सरकारों को कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन को खत्म करने संबंधी नुकसान के बारे में चेतावनी देने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकालने की धमकी दी है अपने देश को। कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में ब्राजील ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है और देश में रोजाना मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बोल्सोनारो ने लॉकडाउन के आदेश को जल्दी से वापस लेने को तर्कसंगत बताते हुए कहा कि बेहतर आर्थिक लागत सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करती है। गौरतलब है कि ब्राजील में वायरस के 6 लाख से भी अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं मरने वालों की संख्या भी वहां पर 34,000 को पार कर गई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी के दौरान फेस मास्क पहनने की गाइडलाइंस को अपडेट किया है। नए दिशा निर्देशों में WHO ने सरकारों को सुझाव दिया है कि वो अपने लोगों को ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर फैब्रिक मास्क पहनने के लिए कहें जहां संक्रमण फैलने का अधिक खतरा हो। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने जताते हुए कहा कि मास्क वायरस को दूर रखने के लिए प्रभावी रणनीति का केवल एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लोग ये ना समझें कि मास्क पहनने भर से वो कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 42 मौतें दर्ज की गई हैं, जो इस महामारी के प्रकोप के बाद अभी सबसे कम है। इस बीच न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 30,230 से भी अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 25,000 को पार कर गई है। उधर फिजी ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर लिया है। यहां संक्रमित मिले 18 लोग अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि पिछले 45 दिनों से यहां संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, ना ही कोई मौत हुई है और यहां रिकवरी रेट भी 100% है। फिजी प्रशांत महासागर के उन कुछ देशों में शामिल था जहां संक्रमण की पुष्टि हुई थी। और दुनिया भर में स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई के अंतिम महीनों में कोरोना महामारी के कारण रुकावटों का सामना करना पड़ा। कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों के लागू होने के चलते छात्रों ने दूर शिक्षा प्रणाली की नई वास्तविकता के लिए खुद को ढाला। दुबई में कनाडाई विश्वविद्यालय ने पारंपरिक स्नातक समारोह आयोजित करने में असमर्थता के चलते अपने स्नातकों के चेहरों को प्रतिष्ठित बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित किए। कोविड-19 महामारी के कारण पारंपरिक समारोह के रद्द होने के बाद छात्र भी अपनी उपलब्धियों को देखने के लिए प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा के नीचे इकट्ठे हुए और डिग्री हासिल करने की खुशियां मनाई। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो रोग से प्रभावित होने का खतरा भी बहुत कम होता है। आयुर्वेद कैसे उपयोगी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, इस विषय पर बातचीत की हमारी संवाददाता किरण भारद्वाज ने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर केडी महापात्रा से। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए आयुर्वेद कितना लाभकारी है, इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर कौशिक दास महापात्रा। आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ विधियां बताई गई हैं जिसमें काढ़े का प्रयोग करना है। काढ़ा बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? कोविड-19 के लिए जो काढ़ा बनाया गया है वो है सौंठ, दालचीनी, मुनक्का, काली मिर्च और तुलसी। इन चीज़ों के सही मात्रा में हम लोग मिलाएंगे। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन को सहन नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग बॉयल करने के बाद उसको आधा रखने के लिए बोलते हैं, और जो लोग सहन कर सकते हैं तो उसको और कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए 1/4 रख दिया जाता है। और काढ़े से जो चीज़ें हमें फ़ायदा जो मिल सकता है वो ये है
कि ये पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता जाता है। यदि कोई व्यक्ति काढ़े का सेवन करता है तो इसमें मात्रा का ध्यान रखना कितना आवश्यक है? जो ये काढ़े का सेवन बताया गया है, काढ़ा हमेशा खाना खाने के पहले लेना पड़ेगा और ये 20 ml मतलब अगर चम्मच के हिसाब से देखा जाए टेबल स्पून 4, ठीक है। ये मॉर्निंग में ले लेंगे, अर्ली मॉर्निंग और शाम को 6 बजे के बाद। ये सबसे अच्छा पीने का टाइम है। बच्चों को काढ़ा बिल्कुल नहीं ले सकते, उनके लिए मुलेठी और अश्वगंधा दोनों ही मीठा दवाई है, वो ले लेंगे, ठीक है। और बुजुर्गों में देखें, बुजुर्गों में सारे चीज़ें बहुत अच्छा है, सारे वो ले सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि आयुर्वेद के जो उपाय हैं उनका अगर हम नियमित रूप से पालन करते हैं तो न सिर्फ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी बल्कि कोविड-19 के साथ साथ कई बीमारियां हैं जिनका खतरा भी कम हो जाएगा। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आप भी इन आयुर्वेद के उपायों को ज़रूर अपनाइए और ख़ास तौर पर कोविड-19 के महामारी के इस दौर में बिल्कुल फ़ायदा उठाइए इन आयुर्वेद के नुस्खों का। अगली खबर, बिहार में नवादा के रंजीत महतो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पिछले कई सालों से पौधे लगाने का काम वो कर रहे हैं। उनका मानना है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते खतरों को रोकने और इसे सुरक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी है। अशोक प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 जून को हमने विश्व बाइसाइकिल डे मनाया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इन दोनों यानी साइकिल और पर्यावरण को मिला दें तो एक नाम बनता है रंजीत महतो। वो साइकिल मैन के नाम से मशहूर हैं और पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। रंजीत महतो बिहार के नवादा जिले के बाजितपुर के रहने वाले हैं। ये जो पेड़ पौधा लगाने का काम कर रहे हैं करीब जैसे 2012 से ही शुरुआत हुआ था, इसके बाद अभी तक ही काम कर रहे हैं और ये काम करने में बहुत मजा आता है। ऐसा बात नहीं है और कहीं से किसी से 1 रुपया लेना देना कुछ नहीं है। खूब मन तन से लगन से काम कर रहे हैं और आशा है कि काम करते रहेंगे। रंजीत महतो की उम्र 56 साल है। उम्र के इस पड़ाव को ऐसा भी नहीं कह सकते कि कार्य क्षमता की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। स्थानीय भाषा में जिसे जॉगर कहते हैं, थकने लगता है, लेकिन जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण होती है जो इंसान को थकने नहीं देती। इसी का उदाहरण है रंजीत महतो। पेड़ों की सुरक्षा की इनकी ये अनोखी तरकीब सस्ती भी है और फुल प्रूफ भी। ये सरपत और फूस से इसको घेर देते हैं ताकि जानवर और दूसरी आपदा से इनकी सुरक्षा भी हो सके। इस तरह वो पौधों को पानी देते हैं। जितने भी लोग हमारे गांव में रिश्तेदार भी आते हैं तो इनकी तारीफ किया जाता है और पर्यावरण के लिए भी सब लोग तारीफ करता है कि कितने अच्छे पेड़ लगाए हैं। रंजीत महतो ने साबित किया है कि किसी भी काम को जमीन पर उतारने के लिए सिर्फ योजना बनाना और पैसा खर्च करना ही महत्व नहीं रखता, जिद, जज्बा और लगन महत्वपूर्ण है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक मिसाल पेश की है रंजीत महतो ने। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे